चलिए भाई बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को लेके, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है और उनके बीच में क्या क्या डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज की हमारी लास्ट क्लास है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज और गिब्स डुहेम इक्वेशन। इसके बाद जो हमारी यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू आईजीओ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को देखिए। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो है वो किसने दी थी, जीएन लुईस ने, ठीक है। अब ये जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है ये फॉलो करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, ठीक है भाई। हमने बात की थी, पढ़ी थी हमने जब हमने बेसिक पार्ट करवाया था थर्मोडायनेमिक्स का, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करती है मैटर के ऊपर, और इंटेंसिव क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है मैटर के ऊपर। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में भाई, इसके अंदर हम एक क्लोज सिस्टम लेंगे, कभी भी ओपन सिस्टम नहीं लेंगे, क्योंकि ओपन सिस्टम अगर हम लोग लेंगे इस इन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में तो क्या होगा, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर मास और एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, हमारा सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज ओपन होती है उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता है। अगर चेंजमेंट होगा तो हमारे सिस्टम में चेंजमेंट होगा, सिस्टम में चेंजमेंट होगा तो पूरा के पूरी सराउंडिंग सिस्टम सब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा क्लोज सिस्टम लेंगे, ठीक है भाई। अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और, जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो होती है वो बार से डिनोट होती है। जैसे भाई मैंने एंट्रोपी के ऊपर बार लगा दिया एस बार, ठीक है, एंथैल्पी के ऊपर बार लगा दिया एच बार, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो है सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, और पाथ फंक्शन वो फंक्शन होता है जो वैल्यू जो होती है वो किसी भी पाथ से जाए रिजल्ट दे देगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद चलते हैं, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल करना पड़ता है। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है हमारे मैथमेटिकल टर्म में कि हर एक क्वांटिटी जो है, यानी कि हर एक जो प्रॉपर्टी है उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। जैसे dx, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर का करती हूँ तो dx बाई dt। अब यहाँ पे जो हम टर्म्स लिखेंगे जिसका हम लोग ले रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी की सारी टर्म्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, प्रेशर N1, N2, N3, N3 तक मान लीजिए मैंने 3 कंपोनेंट का कर रही हूँ इसलिए मैंने N3 तक लिखा है। अगर मुझे 2 कंपोनेंट का करना होगा तो N2 तक, और सिर्फ एक कंपोनेंट का करना होगा तो N1 तक, ठीक है। सेकंड dp का लिखूंगी तो dx बाई dp बार dp टेम्परेचर N1, N2, N3। अगर ni का लिखूंगी यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट तो dx बाई dn, ठीक है, dn1 टेम्परेचर, प्रेशर और n2, ठीक है भाई। अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि ये जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज एक्चुअली में होती क्या है। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है अगर तुम किसी एक टर्म को पार्शियल मोलर करते हो, एक टर्म का पार्शियल मोलर करते हो तो जो बाकी की जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट है वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पार्शियल मोलर में हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिनोट किया था, मान लीजिए इसको x किया तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी किससे डिनोट होती है, बार से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 d n1। मान लो यहाँ पे n2 का मैं करती तो क्या आता है x2 बार d n2। तो क्या डेफिनेशन हुई, x1 and x2 आर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी with respect to number of moles of one component at constant temperature, pressure and number of mole of other component। यानी कि एक कंपोनेंट का अगर तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वो टेम्परेचर, प्रेशर और अदर टाइप के नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट होंगे उनके साथ में,
ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। अब क्या आता है भाई, तुमसे बोलता है, मान लो उसने बोला कि तुम एंथैल्पी का पार्शियल मोलर फॉर्म लिख के दिखाओ, तो कैसे लिख के दिखाओगे भाई, कैसे लिखते, जैसे उसने कह दिया एच का बताओ एंथैल्पी का, तो कैसे लिखेंगे हम, डेल एच बाई डेल टी, ठीक है भाई, एट टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, डेल एच डेल पी, ठीक है, डेल पी, ठीक है, टेम्परेचर N1 N2। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट का करेंगे तो डेल एच डेल N1, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर N2 और यहाँ डेल N1। ये हमने एंथैल्पी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज लिख ली। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट का अगर करते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, डेल एच डेल टी, ठीक है, बार डेल टी, प्रेशर N1 N2, उसके बाद डेल एच डेल पी टेम्परेचर N1 N2, ठीक है, प्लस में x1 बार डेल N1, ठीक है। तो ये एंथैल्पी का इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर इसकी जगह आपसे गिब्स फ्री एनर्जी का पूछता है तो H की जगह G आ जाएगा, और अगर किसी और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस का पूछता है या किसी और प्रॉपर्टी का पूछता है तो ये डेल एक्स जो लिया था उसकी जगह पे हम उस फंक्शन को नोट कर देंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है भाई। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी समझ में आया। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है यदि तुम एक नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट का पार्शियल मोलर कर रहे हो तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टेम्परेचर, प्रेशर और अदर नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग गिब्स-स्टोहम इक्वेशन करवाते हैं जो इसी से रिलेटेड है, उसमें भी पार्शियल मोलर डिफरेंशिएशन होंगी। चलिए भाई नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं गिब्स-स्टोहम इक्वेशन पे, ठीक है। गिब्स-स्टोहम इक्वेशन में क्या होता है, ये जो लेता है ये गिब्स फ्री एनर्जी को लेता है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी में यानी कि जी को, और ये भी किसका फंक्शन है, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ठीक है भाई। तो अगर हम इसका पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखेंगे तो उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने उसमें लिखा था, डेल जी डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। जब टेम्परेचर लेंगे तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, और अगर किसी N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट को लेंगे तो क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ठीक है भाई। अब इसको शॉर्ट बनाने के लिए गिब्स-स्टोहम ने क्या किया कि तुम भाई एक ऐसे नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट को लो जो हायर टर्म तक, हायर टर्म यानी कि जो लास्ट टर्म तक जाए, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे N1 N2 कंपोनेंट की जगह हायर टर्म ले ली, ठीक है, जो किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, और इसको किससे डिनोट कर दिया उसने, म्यू आई से, ठीक है, यानी कि जी आई, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब उसने क्या कहा कि यदि तुम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कर दो तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी कैसे, म्यू1, इसको म्यू मान लिया, म्यू1 डी N1, म्यू2 डी N2 और म्यू आई डी Ni। टेम्परेचर प्रेशर वाली को कांस्टेंट मान लो और ये N1 और N2 जो है इसको मोलर फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, म्यू1 डी N1 प्लस म्यू2 डी N2 और म्यू आई डी Ni, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगी तो जो ये डिफरेंशिएशन की जो फॉर्म्स है डेल 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 ये हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है हमेशा एक दूसरे का अपोज करते हैं, यानी कि कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या आएगा, म्यू1 N1 प्लस म्यू2 N2 और म्यू आई Ni। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या आएगा, म्यू1 डी N1 प्लस N1 डी म्यू1 प्लस म्यू2 डी N2 प्लस N2 डी म्यू2, ठीक है, म्यू आई डी Ni प्लस Ni डी म्यू आई। आप जब इसको रीअरेंज करते हैं तो लास्ट में क्या कहता है कि इसको शॉर्ट बनाने के लिए इसको क्या मान लेता है, Z मान लेता है, और इसको Ni डी म्यू आई टर्म में निकाल के इसके बता देता है कि इसकी वैल्यू 0 है, और यही क्या होती है, गिब्स-ड्यूहम इक्वेशन, ठीक है भाई। तो हमने क्या पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये क्या क्या काम आता है, उसके बाद इसकी लिमिटेशंस पढ़ी, फिर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके बाद पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसके बाद थर्मोडायनेमिक फंक्शंस पढ़े, ठीक है। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस में हमने पढ़ा एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इन तीनों की डेरिवेशन पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज और गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। आज आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए